बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ बेस इन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका यूनिट 8 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है। चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स जितनी भी डिसऑर्डर है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने देखना होगा ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका होगा रेट सिंड्रोम, यानी ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हो जाती है, और फिर पेशेंट में यानी जो बच्चा होता है, क्योंकि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो बच्चों में फिर क्या हो जाता है, मोटर और जो लिंग्विस्टिक यानी जो लैंग्वेज का स्किल है वो इफेक्ट हो जाता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का होगा तो वो ऑब्सेशन विद शेमनेस होगी, यानी बच्चों में एक शेमनेस सी डिजीज़ आ जाती है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे साथ अदर डिजीज़ पे होगा, जिसको हम कहते हैं एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम बच्चों में एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें उसका जो बिहेवियर है वो रिपीटेटिव बन जाता है। एक कॉमन बिहेवियर होता है, वो बार बार उसको एबनॉर्मल तरीके से बार बार उसको रिपीट करता है। और जो चौथा जो लास्ट वन ऑब्जेक्टिव होगा तो वो हमारे साथ होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर होती है, बच्चों में ज़्यादातर ये पाई जाती है, जिसमें उसका जो इंटरेक्शन होता है अदर फैमिली के साथ या सोसाइटी में किसी के साथ, तो वो क्या हो जाता है, वो उसको हर इंसान जो है ना वो अनफेमिलियर लगता है और इंसानों से डर लगना शुरू हो जाता है। उसका इंटरेक्शन जो है ना वो इफेक्ट हो जाता है, उसका इशू आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल भी खराब हो जाता है, और इसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल सी होती है। ठीक है, तो इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने आप लोगों को बताएं। अब ये जो हमारे साथ ADHD है, ये तो इसकी स्लाइड भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो 4 डिसऑर्डर है, रेट सिंड्रोम, ऑब्सेशन विद शेमनेस, एस्पर्गर सिंड्रोम और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी स्लाइड्स मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसको किसी भी अदर साइट से देख सकते हैं, इस पर MCQs भी देख सकते हैं, इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट लेगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये हमारे साथ एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसमें 2 कैटेगरीज पाए जाते हैं। अगर आप लोग नेम को भी देख ले तो नेम में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक है अटेंशन डिफिसिट, यानी इंसान या बच्चों का जो फोकस होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अटेंशन उसका खराब हो जाता है, अटेंशन कम हो जाता है। दूसरी साइड पे अगर देख ले तो वहाँ पे लिखा गया है कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि उसका जो मोमेंट है वो एक्सेसिव हो जाता है, वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है, वो बार बार जो है ना एक जगह पे सही से नहीं बैठ सकता, सही से नहीं ठहर सकता। ठीक है, वो बार बार अपनी जगह से हिलेगा। ठीक है, या तो अपने फिंगर्स को हिलाएगा या अपने पोट्स को या अपने हैंड्स को या खुद ही सारा बॉडी का जो हिलना है वो शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी टाइप्स की हम बात कर ले तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ है ADHD इंटेंटिव टाइप, दूसरा जो है ना वो है ADHD हाइपर एक्टिव टाइप्स, और तीसरा जो है ना वो हमारे साथ इंटेंटिव और जो हाइपर एक्टिविटी टाइप है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं ADHD मिक्स टाइप। ठीक है, अब इन सब को हम एक एक करके डिटेल के साथ भी इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखना है कि जब भी बच्चे में ADHD आप लोगों को दिखाई दे तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होती है। अटेंशन डिफिसिट की भी 6 मंथ तक 6 कॉमन सिम्टम्स होगी, और जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है इसमें, ठीक है, जो दूसरा साइड है, तो वो उसके सिम्टम्स भी 6 सिम्टम्स होगी, और वो भी क्या होगी, वो भी 6 मंथ्स के लिए परसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर उस सिम्टम्स की हम बात करें तो जो हमारे साथ जो इंटेंशन वाला साइड है यानी जो अटेंशन डिफिसिट साइड है, ठीक है, तो उसमें बच्चा जो है ना वो एक तो ये कि वो किसी चीज़ को सही तरीके से अटेंड नहीं कर सकेगा, उसका डिटेल सही से नहीं जान सकेगा। दूसरा ये कि उसको सस्टेनिंग में डिफ़िकल्टी होगी, यानी वो किसी चीज़ को अटेंशन देना, वो बरकरार रखना, उसमें डिफ़िकल्टी होगी। तीसरा ये कि उसको जो किसी काम उसको दिया जाए या किसी गोल गोल या कोई टास्क उसको दिया जाए, चाहे वो उसका पेपर क्यों ना हो, ठीक है, तो उस पर उसका अटेंशन सही से नहीं होगा तो उसमें वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता। ठीक है, अच्छा, चौथा ऐसा हो सकता है कि अगर उसको कोई टास्क दे दे तो वो फिर उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। अगर पांचवी की हम बात करें तो उसको ज़्यादातर जो सस्टेन एफर्ट है उसकी एवॉइडेशन वगैरह होती है, एंड उससे ज़्यादा
तर चीज़ें जो है ना वो गुम हो जाती है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, लेकिन वो गुम हो जाता है। अगर दूसरी साइड पे हम 6 सिम्टम्स को देख ले जो कि हाइपर एक्टिविटी की सिम्टम्स है, ठीक है, तो वो भी 6 मंथ तक परसिस्टेंट होगी। तो उसमें क्या होगी, एक तो ये कि वो ज़्यादा हलचल करेगा, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ज़्यादा जो है ना वो फिजिट मूवमेंट उसमें होगी, चाहे वो हैंड्स की है, फुट की है या खुद अपनी बॉडी की है, ठीक है। अच्छा, वो अपने जगह पे नहीं सही से ठहर जाएगा, ठीक है, नहीं बैठेगा, वो ज़्यादा जंपिंग वगैरह करेगा, ठीक है, उसका शौकीन होगा। वो फ्लेइंग में यानी क्वाइटली जब वो फ्ले करता है, ठीक है, या जो खेल कूद वगैरह करता है तो वो क्वाइटली वो नहीं कर सकेगा, ठीक है, खामोशी के साथ नहीं, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेगा, वो ज़्यादा टॉकेटिव भी होगा, ठीक है। और उसमें एक क्वालिटी होगी जिसको हम आन द गो कहते हैं। आन द गो मतलब कि वो हमेशा जो है ना वो एक जगह पे नहीं ठहर जाएगा, वो यहाँ से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, तो वो जो है ना वो घूमे फिरेगा। अच्छा, और अगर लास्ट की हम बात करें तो वो जो है ना अपने मतलब उससे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो सवाल पूछने से पहले ही बगैर सोच समझ के जल्दी से जवाब देगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टॉकेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये 6 मंथ तक परसिस्टेंटली दिखाई दे, किसी भी अदर डिजीज़ की वजह ना हो, ठीक है, कोई भी डिजीज़ वगैरह प्रेजेंट ना हो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई ना हो, तो ऐसे बच्चों को हम फिर डायग्नोस करते हैं ADHD में, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो स्लाइड में लिखा गया है डिफिनीशन में क्या लिखा है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इज एक्सिबिटेड एज persistent एज inappropriate symptom of attention hyperactivity and impulsivity that are sufficient to cause impairment in major life activities, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे साथ एक एज इनअप्रोप्रिएट सिम्टम्स जो है ना बच्चों में परसिस्टेंटली 6 मंथ से पाए जाते हैं। एक तो ये कि वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, दूसरा ये कि उसका अटेंशन जो है ना वो सफिशिएंट नहीं रहता। करेक्टरिस्टिक बिहेवियर वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ये करेक्टरिस्टिक जो है ना, ये बिहेवियर जितनी भी है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर एक ADHD का पेशेंट है, बच्चा है, और वो दूसरा बच्चा भी ADHD का है तो दोनों को कैरेक्टरिस्टिक के सेम होगी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक बच्चे का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो बच्चे जो है ना ये वेरी करता है। डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न में है डिफरेंट काजेज़। अब डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न की डिफरेंट काजेज़ भी हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वही स्लाइड है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस भी किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा गया है कि अगर हमारे साथ कोई बच्चा है वो ADHD के साथ आया है तो उसके कोर सिम्टम्स यानी जो मेन सिम्टम्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इंटेंशनली हम उसकी जो सिम्टम्स है उसको देख लें और फिर हाइपर एक्टिव साइड पे देख लें, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो लिखा गया है कि इंटेंशन फेल टू अटेंड टू डिटेल। एक तो ये कि वो डिटेल को सही से फाइंड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका फोकस नहीं है। हैज़ डिफ़िकल्टी सस्टेन अटेंशन, अपना अटेंशन जो है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए बरकरार नहीं रख सकता। डज़ नॉट सीम टू लिसन, वो ज़्यादा देर के लिए कोई किसी को सुनता नहीं है। और दूसरा ये कि अगर कोई उसके सामने कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो उस सामने वाला जो बोलने वाला पर्सन होता है उसको लगता है कि ये मुझे नहीं सुन रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका फोकस सही से नहीं होता। फेल टू फिनिश, किसी भी काम को कंप्लीट करने से उसका जो डिफ़िकल्टी है वो आ जाती है, ठीक है, और वो जो है ना उसको पूरा नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो फेल हो जाता है। हैज़ डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, एक तो ये कि वो अपने टास्क को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। एवॉइड सस्टेन एफर्ट, दूसरा ये कि वो किसी भी एफर्ट को सस्टेन नहीं रख सकता, बरकरार नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे गुम जाती है। इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाई एक्स्ट्राजीनियस स्टिमुलाई, अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी आवाज़ उसको नींद में या किसी भी काम में उसको सुनाई दे तो वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चाहे वो कमरे के बाहर की आवाज़ क्यों ना हो, चाहे वो किसी गाड़ी की हॉर्न वगैरह क्यों ना हो, ठीक है। इज़ फॉरगेटेबल, और वो जो है ना जल्दी सी चीज़ों को फॉरगेट कर देता है यानी भूल जाता है। हाइपर एक्टिविटी एम्पल्सिविटी, अच्छा, हाइपर एक्टिविटी और एम्पल्सिविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यानी वो जो है ना हलचल वगैरह जो शुरू कर देता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो उसमें लिखा गया है कि एक तो ये कि वो फिजिट विथ हैंड्स एंड फीट, उसके जो हैंड एंड फीट है वो बार बार उसको क्या करेगा, उसको हिलाएगा, ठीक है। लीव सीट इन क्लासरूम, वो क्लासरूम में एक जगह पे सही से नहीं बैठेगा बल्कि इधर से उधर अपनी सीट को छोड़ेगा, ठीक है। रन अबाउट
आर क्लिम्ब, या तो वो क्या करेगा, जंपिंग वगैरह या जो है ना वो भागना वगैरह इसको पसंद करेगा। डिफ़िकल्टी फ्लाइंग क्वाइटली, ये जो रन वगैरह है ये तो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, लेकिन ये जो है ना नॉर्मल तरीके से, ये अपनी जगह पे बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं। डिफ़िकल्टी फ्लैंक क्वाइटली, ये खामोशी के साथ खेलता नहीं है, बल्कि खेल ही नहीं सकता, इसको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये हमेशा बातें वगैरह करता है। मोटर एक्सेस, उसका जो मोटर स्किल है वो एक्सेसिव हो जाता है, यानी वो जो है ना आन दी गो हो जाता है, यहाँ से उधर उधर से इधर टिके, तो ये सब जो है ना ये उसमें होता है। टॉक एक्सेसिवली, वो ज़्यादा बातें करेगा। ब्लर्ट आउट आंसर, आंसर यानी क्वेश्चन से पहले ही आंसर देगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी अवेटिंग टर्न्स, अपने अपने बारी का वो क्या नहीं कर सकता, अपने बारी का वो वेट नहीं कर सकता, यानी अगर वो किसी लाइन में खड़ा है तो वो अब ऐसे उसके माइंड में ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि मैं किस तरीके से आगे चला जाऊँ, इन सब से आगे हो जाऊँ, ठीक है। वो जो है ना नॉर्मल तरीके से लाइन से बाहर आएगा और सबसे आगे चला जाएगा, वो उधर खड़ा होगा, ठीक है। यानी रूल्स को ये ब्रेक करता है, ये रूल्स को फॉलो ही नहीं कर सकता। इंटरप्ट आर इंट्रूड्स, ठीक है। और ये जो है ना ये इंटरप्शन और जो इंटरव्यूड यानी किसी चीज़ में दखल अंदाजी देना, ये इसको बहुत पसंद होती है। तो ये जो है ना कुछ ऐसे एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है जो कि अगर किसी बच्चे में 6 मंथ से परसिस्टेंटली 6 ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट होती है, हमारे साथ फिर ADHD का पेशेंट होता है। अच्छा, अब ये जो ADHD है ये हमारे साथ DSM-5 और DSM-4 दोनों की क्राइटेरिया के मुताबिक हम पढ़ेंगे। तो DSM-5 की क्राइटेरिया को अगर हम देख लें, तो अगर किसी बच्चे का एज जो है ना वो 17 ईयर से कम है, तो उसमें 6 सिम्टम्स जो है ना वो क्या हो, वो पाई जानी चाहिए, ठीक है। या एक कैटेगरी की या दोनों कैटेगरीज की, यानी हाइपर एक्टिविटी की या इंटेंशन, दोनों की भी हो सकती है और एक की भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ना ये 6 या 6 से थोड़े कम यानी 5 भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर लिखा गया है कि एज अगर 17 से ज़्यादा है या 17 है, तो तब जो है ना 5 सिम्टम्स एक कैटेगरी की या दोनों कैटेगरी की पाई जानी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट 1 सिटिंग, इसमें एक सिटिंग ज़रूर होना चाहिए, यानी एक कैटेगरी जो है ना वो मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। परसिस्ट, ये जो है ना ये हमारे साथ 6 मंथ से ज़्यादा होना या 6 मंथ के बराबर होना, ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर किसी बच्चे में ऐसी एक्टिविटीज़ 1 मंथ तक आप लोग दिखाई दे और उसको डायरेक्ट ही डायग्नोस नहीं, बल्कि 6 मंथ तक ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ये ज़रूर होनी चाहिए। इनकन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंट लेवल ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब ये जो बच्चा होता है इसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, ठीक है, अदर बच्चों से ये बहुत डिफरेंट होता है। एम्पेयर फंक्शन, इसका जो फंक्शनिंग होता है, चाहे वो स्कूल वर्क हो चाहे वो अदर वर्क हो, तो वो एम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है। एक्सक्लूड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और इसमें कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है ना वो ना हो, तो तब हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू DSM 4th एडिशन, ठीक है, कि ये हमारे साथ ADHD का पेशेंट है। अब अगर हम देख ले DSM 4th एडिशन को, तो DSM 4th एडिशन ने इसके कुछ सब टाइप्स के बारे में बताया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी स्टार्ट में भी कि इसके डिफरेंट सब टाइप्स हैं। तो DSM 4th एडिशन ने बताया है कि इसके एक टाइप होती है कंबाइंड सब टाइप। कंबाइंड सब टाइप में क्या होता है, इसमें इन अटेंशन और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी वगैरह ये सब पाए जाते हैं। प्रीडोमिनेंटली अगर हम देख ले तो प्रीडोमिनेंटली इनटेंटिव में जो इन अटेंटिवनेस होती है, तो वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो जो है ना वो बच्चा जो है ना वो उसका अटेंशन स्किल जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो हाइपर एक्टिविटी और जो इम्पल्सिविटी टाइप है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसमें जो अटेंशन फोकस वगैरह है वो ना हो, लेकिन जो दूसरा जो उसका जो हाइपर एक्टिविटी वाला स्किल है तो वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अगर DSM 5th एडिशन की क्लासिफिकेशन को हम देख लें, तो DSM 5th एडिशन ने इसकी सब टाइप को क्लासिफाई किया है कि कंबाइंड प्रेजेंटेशन हो सकती है, यानी जो इंटेंटिव और जो हाइपर एक्टिविटी इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। प्रीडोमिनेंट इंटेंटिव तब होगी जब हमारे साथ इंटेंटिव की 6 सिम्टम्स प्रेजेंट हो बच्चे में, और जो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी की सिम्टम्स है वो 3 to 5 हो, ठीक है। इंटेंटिव रिस्ट्रिक्टिव तब होगी बच्चा जब हमारे साथ 6 इंटेंटिव सिम्टम प्रेजेंट हो और उसमें कोई भी अदर हाइपर एक्टिविटी या लेस देन 2 हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम प्रेजेंट हो, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव तब होगी जब हमारे साथ बच्चा जो है ना उसमें क्या हो, जो हाइपर एक्टिविटी की सिम्टम्स हो तो वो 6 प्रेजेंट हो, और जो दूसरा जो इंटेंटिवनेस है उसकी 3 या 2 जो है ना सिम्टम्स प्रेजेंट हो, तो तब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव यानी ADHD का पेशेंट है, ठीक है।
अच्छा, फर्दर चलते हैं एटियोलॉजी की तरफ, यानी इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं। तो इसकी जो मेन काज है वो जेनेटिक हो सकती है और यह ज़्यादातर ट्विंस बच्चों में दिखाई देती है, ठीक है, और कज़न मैरिज में भी ज़्यादा होती है। लिखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर अकाउंट फॉर 80% ऑफ इटियोलॉजी। इसकी जो जेनेटिक फैक्टर है उसकी वजह से ये 80% जो है ना इसकी काज जो है ना वो जेनेटिक फैक्टर होती है, यानी 80% जितने भी हमारे साथ केसेस आए हैं तो वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही आए हैं। ट्विन स्टडीज़ को अगर हम देख लें तो लिखा गया है कि डिमोनिस्ट्रेट कॉन्कॉर्डेंस एज हाई एज 92% इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उसको चांसेस है कि वो 92% उसको जो है ना जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है ये डिजीज़, ठीक है, और अगर डाइजाइगोटिक है तो उसको 33% चांसेस है फिर, ठीक है। मिक्स्ड रिव्यू ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम देख लें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर असल में इसकी वजह से जो है ना डिजीज़ काज नहीं होती, बल्कि ये एक ट्राइगर है, ठीक है। ये जो है ना ये अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी प्रेजेंट हो और जो जेनेटिकली है वो भी उसमें मौजूद हो तो तब ये हमारे साथ जो डिज़ीज़ है ये ट्राइगर हो जाती है। इसका जो डिज़ीज़ लगना है वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग जाती है बच्चों में, ठीक है, तेज़ी से ये फैल जाती है। मिटरनल फैक्टर को अगर हम देख लें तो मिटरनल फैक्टर में लिखा गया है कि अगर माँ जो है ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग कर रही है या फ्री नेटल अल्कोहलिक है, ठीक है, वो अल्कोहल ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लीडिंग या वायरल इन्फेक्शन है उसको, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना हो सकता है कि बच्चों में फिर ADHD हो, ठीक है, यानी ये डिजीज़ की चांसेस हो सकती है और जेनेटिकली भी उसमें प्रेजेंट हो। फेरी नेटल यानी जो एयरली लाइफ होती है तो उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकती है। तो उसमें अगर फ्री में बच्चा हो, ठीक है, यानी उसका जो बर्थ वेट है वो लो बर्थ वेट हो। पोस्ट नेटल को अगर हम देख ले तो उसकी रिस्क फैक्टर जो है ना ये सेरेब्रल ट्रॉमा हो सकती है, यानी सेरेब्रल ट्रॉमा इन्फेक्शन हो या थायराइड डिस्फंक्शन हो या टॉक्सिन वगैरह हो, ठीक है, या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो, तो तब जो है ना बच्चों को चांसेस हो सकती है कि उसको ADHD हो जाए, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर लाइकली बेसिक काज। जेनेटिक फैक्टर जो है ना ये हमारे साथ बेसिक काज होती है, लेकिन इसके साथ अगर इन्वायरमेंटल यानी जो सेकेंडरी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है अगर ये भी मिल जाए तो ये हमारे साथ इसको बढ़ा देती है, इसकी जो काज है इसको बढ़ा देती है। कोर करेक्टरिस्टिक को अगर हम देख लें तो कोर करेक्टरिस्टिक में लिखा गया है कि की सिम्टम फॉल अंडर 2 वेल डॉक्यूमेंट कैटेगरीज, ठीक है। अब 2 वेल डॉक्यूमेंट कैटेगरीज में क्या है, एक इनअटेंशन है और एक जो है ना हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यूजिंग दिस डायमेंशन टू डिफाइन ADHD और सिंप्लीफाइज द डिसऑर्डर अटेंशन एंड इम्पल्स कंट्रोल आर क्लोजली कनेक्टेड डेवलपमेंटली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में हम देख लें कि उसको ADHD है कि नहीं, अगर उसको हम देखते हैं तो उसका जो अटेंशन और इसके साथ साथ जो इम्पल्स कंट्रोल है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो इस वजह से किसी को भी अगर ADHD है तो उसका जो इम्पल्स और जो अटेंशन है वो दोनों जो है ना वो खराब हो सकती है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू DSM जो उसकी जो एडिशंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दिया गया है, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑलरेडी भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस भी किया, लेकिन यहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो कुछ क्राइटेरिया के बेस पे हुई है, जिसको हम क्राइटेरिया ABCDME कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिखा गया है कि अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इंटेंशन आर and our hyperactivity, impulsivity that interferes with function or development is characterized by 1 and 2 categories, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है अगर किसी बच्चे में हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखते हैं तो इसकी डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे, जब उसमें जो 2 कैटेगरीज हमारे साथ यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो इन अटेंशन है और एक हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, इन दोनों का परसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो बच्चे में पाए जाते हो, जिसकी वजह से उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो इसको हम फिर कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, अटेंशन डेफिसिट है। लेकिन ये कौन कह रहा है, क्राइटेरिया 1 कह रहा है, यानी क्राइटेरिया A। अच्छा, उस क्राइटेरिया ए के मुताबिक लिखा गया है कि अगर हमारे साथ इन अटेंशन को हम देख लें तो इन अटेंशन में 6 जो सिम्टम्स है वो 6 मंथ तक एटलीस्ट जो है ना परसिस्टेंटली बच्चे में प्रेजेंट होनी चाहिए, तब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या है, ADHD का पेशेंट है। लेकिन उसका जो वर्क है, चाहे वो उसका ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक या सोशल कोई भी वर्क हो, वो भी इसके साथ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, ठीक है, उस पर भी नेगेटिव असर हो। Note the symptoms are not slowly
अच्छा, ये सिम्टम जो है ना ये किसी भी बिहेवियर या किसी भी अदर डिजीज़ की वजह से ना हो, बल्कि ये जो है ना ये उस बच्चे में किसी ज़िद वगैरह की वजह से ना हो, बल्कि ये जो है ना ये एडिहड की वजह से हो, ठीक है। सो उसमें लिखा गया है कि उस सिम्टम्स में कौन कौन से हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑफन फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल आर मेक केयरलेस मिस्टेक इन स्कूल वर्क, ठीक है। उसका वो जो है ना एक तो ये कि उसका अटेंशन सही से नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कि वो अपने स्कूल वर्क में फेल हो जाता है, वो ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि अदर बच्चे जो है ना वो नॉर्मल बच्चे और नॉर्मल लोग जो है ना वो नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल सी मिस्टेक कर देते हैं। वर्क प्लेस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी इसके डिस्टर्ब होती हैं। ओवरलुक्ड और मिस डिटेल वर्क इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। और इसका जो वर्क होता है वो भी इनकरेक्ट होता है। दूसरे को अगर हम देख ले तो दूसरा उसमें क्या सिम्टम प्रेजेंट हो सकता है। ओपन हैज़ डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको जो वर्क का बरकरार रहना या अटेंशन बरकरार रहना, ये जो है ना या टास्क को बरकरारली एक्टिविटी प्ले करना, ये जो है ना ये उसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है। एग्जांपल हैज़ डिफ़िकल्टी रिमेनिंग फोकस्ड ड्यूरिंग लेक्चर कन्वर्सेशन और लेंथी रीडिंग, ठीक है। इसमें इसको प्रॉब्लम होती है। सी नंबर पे लिखा गया है कि ओपन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि जब उससे कोई बातें कर रहा होता है ना तो ऐसा ये दिखाई देता है ये बच्चा कि ये उसको नहीं सुन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, माइंड सीम्स एल्सवेयर इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन। उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। वो सही से उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। डी को अगर हम देख ले तो लिखा गया है कि ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शन एंड फेल टू फिनिश स्कूल वर्क, ठीक है। वो जो है ना अपने इंस्ट्रक्शन वगैरह को सही से नहीं कर पाते, ठीक है, फॉलो नहीं कर पाते, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, वो अपना होमवर्क वगैरह सही से नहीं फिनिश कर पाता, इसमें फेल हो जाता है। जो E1 है उसको अगर देख ले तो लिखा गया है कि ऑफन, अच्छा, जो टास्क ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। यानी वो जो है ना अपने टास्क को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, उसको सीक्वेंस में नहीं रख पाता, ठीक है। और वो जो है ना वो मेसी सी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, वो मेसी सी उसमें आ जाती है, ठीक है। वो मैनेजमेंट वगैरह में बहुत पुअर होता है और उसका जो डेडलाइन है वर्क का वो भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाता अपने डेडलाइन पे, ठीक है। और वो भी उससे लेट हो जाता है, यानी उसमें भी फेल हो जाता है। इफ़ को अगर देख ले तो लिखा गया है कि ऑफन अवॉइड डिसलाइक और इज रिलक्टेंट टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर्ड सस्टेन मेंटल एफर्ट, ठीक है। अगर वो किसी काम में एंगेज हो जाता है तो उसका एफर्ट इतना नहीं होता कि वो उसको बरकरार रख सके, बल्कि वो उस चीज़ से अपने गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी से जल्दी से साइड पे हो जाता है। ऑफन लॉस थिंग्स, उससे बहुत जल्दी से चीज़ें जो है ना वो गुम हो जाते हैं, चाहे वो उसकी एक्टिविटी या टास्क क्यों ना हो, ठीक है। जैसे कि स्कूल वर्क क्यों ना हो, स्कूल मटीरियल्स क्यों ना हो, पेंसिल बुक वगैरह उसके सामने पड़े होते हैं, लेकिन उसका जो अटेंशन है वो नहीं होता, तो इस वजह से उसको दिखाई नहीं देता। फिर लिखा गया है कि इज़ ऑफन इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई। अगर बाहर से उसको थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई दे, चाहे वो स्लीपिंग के दौरान क्यों ना हो, तो वो जल्दी से उठ जाता है, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इज़ ऑफन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटी। उसकी जो डेली एक्टिविटी, डेली वर्क होती है, चाहे वो उसकी फ्ले क्यों ना हो, वो जो है ना उसको भी भूल जाता है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी साइड पे जो दूसरा टास्क होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, तो अगर उसकी सिम्टम्स को हम देख ले तो वो भी 6 मंथ तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक परसिस्टेंटली 6 सिम्टम्स जो है ना वो बच्चे में प्रेजेंट होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और दूसरा है कि वो भी उसके जो सोशल और जो एकेडमिक वर्क वगैरह है उसको क्या करें, नेगेटिवली इम्फेक्ट करे, ठीक है। लिखा गया है कि नोट द सिम्टम्स आर नॉट सोली, ये सिम्टम्स जो है ना किसी दूसरी बिहेवियर वगैरह की वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी दूसरी डिजीज़ वगैरह की वजह से नहीं होनी चाहिए। और ये सिम्टम्स जो है ना ये ज़्यादातर हमारे साथ अगर एज 17 या उससे एल्डर हो तो उसमें फिर 6 नहीं बल्कि 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। जबकि 17 से कम एज में 6 सिम्टम्स जो है ना वो 6 मंथ तक प्रेजेंट होनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ ओफन फेजेट। पेशेंट जो है ना वो फेजेट होना चाहिए, उसके हाथ पाँव जो है ना वो एक जगह पे ठहरने नहीं चाहिए, बल्कि वो जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाना या हाथों वगैरह को हिलाना, ये जो है ना उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि ओफन लीव सीट, वो जो है ना अपनी सीट पे नहीं रह सकता, ठीक है, अपनी सीट पे नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी जगह को क्लासरूम में किसी अदर ऑफिस वगैरह में वो छोड़ेगा और दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरी जगह पे बैठेगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, फिर दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये सब उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओफन रन अबाउट आर
क्लैम्प इन सिचुएशन वेयर इट इज़ इनअप्रोप्रिएट। किसी भी सिचुएशन में वहाँ पे वो ये चीज़ जो है ना ये इनअप्रोप्रिएट होता है, लेकिन वो जो है ना नॉर्मली रनिंग और क्लैम्पिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है, जंपिंग वगैरह स्टार्ट करना, ठीक है। नॉट इन एडल्ट और एडल्ट में भी लिमिटेड और टू फीलिंग रेस्टलेस, ठीक है। लेकिन अगर एडोलेसेंट या एडल्ट में हम देख ले, ठीक है, यानी जो 17 एज के बच्चे तो नहीं होते, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें अगर हम देख ले तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ये जो क्लाइंबिंग और रनिंग की, तो ये थोड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि वो फिर थोड़े समझदार होते हैं तो इस वजह से। लेकिन वो जो है ना वो भी रेस्टलेसनेस की फीलिंग का शिकार होता है। इस दौरान वो चाहता है कि वो छलांग लगाए, वो जो है ना जंपिंग करे, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको पता है कि ये सिचुएशन इसके मुताबिक नहीं है। ऑफन अनेबल टू प्ले, ये जो है ना ये सही जो एक्टिविटीज़ है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, सही से खेलना नहीं कर पाता, ठीक है। और जो इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्वाइटली ये परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है। इज़ ऑफन ऑन दी गो, ठीक है, ये ऑन दी गो हो जाता है, यानी इसका जो मोटर स्किल है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाता है। ओपन टॉक एक्सेसिवली, ओपन ब्लॉट आउट आंसर, ये सब हमने डिस्कस किए, ठीक है, क्योंकि ये इसमें मैंने आप लोगों को बताया ना कि अपने सवाल से पहले जवाब देना या किसी की बात को कंप्लीट करना, ठीक है। ओपन हैज़ डिफ़िकल्टी वेटिंग टू हिज टर्न, अपने टर्न का ये इंतज़ार नहीं कर सकता, जैसे कि लाइन का एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया। ओपन इंटरप्ट आर इंटरूड, ये दूसरों के बातों में, दूसरों की एक्टिविटीज़ में दखल अंदाजी वगैरह, ये जो है ना विदाउट परमिशन, ये ज़्यादातर जो जितने भी दखल अंदाजी वगैरह है ये कर देता है। अच्छा, अगर हम अब दूसरी क्राइटेरिया को देख ले जो बी है, तो उसमें लिखा गया है कि सेवरल इनअटेंटिव आर हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्टम वर प्रेजेंट बिफोर एज 12 ईयर्स, ठीक है। ये जितनी भी इनअटेंटिव और जो हाइपर एक्टिव अगर हम देख लें तो ये ज़्यादातर ये केस जो है ना ये जो बच्चे 12 ईयर से कम हो तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ये सिम्टम्स, ठीक है। तीसरे क्राइटेरिया में फिर लिखा गया है कि नहीं, बल्कि क्या होता है, सेवरल इनअटेंटिव आर हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग्स, ठीक है, 2 या मोर सेटिंग्स में, जैसे कि स्कूल, इसके साथ साथ होम और वर्क प्लेस, इसमें अगर प्रेजेंट हो तो तब हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ADHD का पेशेंट है। फोर्थ वन क्राइटेरिया कह रही है कि देयर मस्ट बी क्लियर एविडेंस दैट द सिम्टम interfere with or reduce the quality of social, academic or occupational फंक्शनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा गया है कि ये जो सिम्टम्स है ये एविडेंस के साथ क्लियरली प्रेजेंट हो, ठीक है, कि इसकी जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी या डेली लाइफ की फंक्शनिंग वगैरह है ये क्या हो रहा है, नेगेटिवली इम्फेक्ट हो रहा है। और जो लास्ट वन क्राइटेरिया है तो वो कह रही है कि द सिम्टम डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली, ठीक है, कि ये सिम्टम्स जो है ना ये किसी भी दूसरी डिसऑर्डर की वजह से, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया क्यों ना हो, चाहे वो साइकोटिक डिसऑर्डर वगैरह क्यों ना, अगर ये बच्चे में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर कोई भी प्रेजेंट ना हो और तब ये एक्टिविटीज़ बच्चा परफॉर्म कर रहा है, तो तब हम उसको डायग्नोस कर सकता है कि ये हमारे साथ ADHD का पेशेंट है। फिर लिखा गया है कि यही वही जो टाइप्स है उसके बारे में बताया गया है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कंबाइंड जो प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें दोनों क्राइटेरिया जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और ये पास्ट 6 मंथ से होनी चाहिए। प्रीडोमिनेंट इनअटेंटिव की अगर हम देख ले तो उसमें जो इनअटेंटिव है यानी जो इंटेंशन है उसकी क्राइटेरिया जो है ना वो बच्चे में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो दूसरी क्राइटेरिया है ये बच्चे में फिर नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, तो ये भी 6 मंथ तक हम उसको नोट करते हैं। और जो तीसरी है इसको हम प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो उसमें जो A2 यानी जो हाइपर एक्टिव क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट होती है और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो एब्सेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अदर टाइप के बारे में बताया गया है कि इनपार्शियल रिमिशन में क्या होता है कि विन फुल क्राइटेरिया वर प्रीवियसली मेट, जब फुल दोनों की क्राइटेरिया जो है ना वो प्रेजेंट होती है, फ्यूअर देन द फुल क्राइटेरिया, लेकिन दोनों के क्राइटेरिया तो प्रेजेंट होती है लेकिन ये कम होती है दोनों से, ठीक है, यानी 6 मंथ तक जो है ना बच्चे में कुछ ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनअटेंशन की भी होती है और जो हाइपर एक्टिविटी है उसकी भी होती है, लेकिन फुल 6 नहीं होती बल्कि इससे कम होती है, तो उसको पर हम इनपार्शियल रिमिशन में डाल देते हैं। अगर इसकी सिवियरिटी की हम बात करें तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकती है। माइल्ड को तब हम कह सकते हैं जब हमारे साथ फ्यू एनी सिम्टम्स इन
excess of those required to make the diagnosis is present and symptom result is no more than minor impairment of in social or occupational functioning. ठीक है, कुछ यानी थोड़े से सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे में, लेकिन वो जो है ना उसकी फंक्शनिंग वगैरह को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, चाहे वो उसकी सोशल फंक्शनिंग हो, चाहे वो उसकी ऑक्यूपेशनल या अदर फंक्शनिंग हो। मॉडरेट जो है ना ये माइल्ड और सीवियर के दरमियान वाली जो डिजीज़ होती है, ठीक है, उसकी फंक्शन इम्पेयरमेंट होती है। और जो सीवियर है तो ये बिल्कुल उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग और जो उसकी जो सोशल फंक्शनिंग वगैरह है उसको बिल्कुल नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। इसकी जो फर्दर पार्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद के लेक्चर में। उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, अगर होगा भी तो तब आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।